नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि पहले क्लास के अंदर हमने अभिक्रियाओं के प्रकार चालू किए थे और उनमें संयोजन अभिक्रिया पढ़ ली है, वियोजन हो गई, उसके अलावा विस्थापन हो गई, द्विविस्थापन हो गई, ऊष्मा सेपी हो गई। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। पहले ऊष्मा सेपी पढ़े थे, उसकी डेफिनेशन थी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब उत्पाद के रूप में ऊष्मा बाहर निकलती है। इसकी परिभाषा होगी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब जब अभिक्रिया होगी तो वो ऊष्मा की उपस्थिति में होगी। ऊष्मा सेपी और शोषी में मुख्य अंतर यही है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया जो होती है उसके अंदर ऊष्मा उत्पाद के रूप में बाहर निकलती है, जबकि ऊष्मा शोषी के अंदर अभिक्रिया को करवाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़े, इसको कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो उस कंडीशन में उसको गर्म करेंगे। गर्म करने का मतलब पहले हम ऊष्मा दे रहे हैं उसको, ऊष्मा देंगे तो यहाँ साइन लिखेंगे हीट का, तीर के निशान के ऊपर आप या तो ये चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं या ऊष्मा लिख सकते हैं। तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यह अभिक्रिया ये कह रही है कि हम ऊष्मा का अवशोषण करें, यानी कि ऊष्मा दे रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगली अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, अगली अभिक्रिया आती है उपचयन। उपचयन क्या है? उपचयन को इंग्लिश में बोलेंगे रिडक्शन। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक, पहले पढ़े हैं एक्सोथर्मिक। उपचयन की परिभाषा देखें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन हटता है। तो उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है या जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। एग्जाम्पल देखें, H2O का ले लें, H2 प्लस O2 H2, ऑक्सीजन जुड़ी है, ऑक्सीजन जुड़ी है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। दूसरा इसमें एग्जाम्पल लें तो कार्बन डाइऑक्साइड का ले लें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों को एक बार दोबारा देखते हैं। ऊष्मा शोषी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। अवशोषण का मतलब है अभिक्रिया को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। या तो आप ये चिन्ह लगा दें या यहाँ लिख दें आप ऊष्मा। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी किसी भी कंपाउंड को हम तोड़ते हैं तो उस कंडीशन में उसको ऊष्मा दी जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है किसकी उपस्थिति में? ऊष्मा की उपस्थिति में। तो ये क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा है उपचयन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन हटता है। तो देखें H2 प्लस O2 H2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी पढ़ेंगे अपचयन। बोर्ड की क्लास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से अभिक्रियाओं के
प्रकार पूछे जाते हैं, कौन से अभिक्रियाएं क्या है, और अभिक्रियाओं के साथ में एक तो अभिक्रिया की परिभाषा याद करें, एक एक उसके एग्जाम्पल मिनिमम याद होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न आता है जैसे संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए ऐसे। अब आती है अपचयन। अभी आपने उपचयन देखा जिसमें ऑक्सीजन हटती है, यह याद रखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटती है वह हाइड्रोजन जुड़ता है। उसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। थोड़ा लॉजिकली याद भी रख सकते हैं, अपचयन में आता है, ऑक्सीजन में भी आता है, तो हटती है ऑक्सीजन उस कंडीशन में, और जब ऑक्सीजन हटती है तो हाइड्रोजन जुड़ता है। पहली परिभाषा देखिए आपने उपचयन की, उपचयन के अंदर विपरीत है, ऑक्सीजन जुड़ती थी, हाइड्रोजन हटता था, ये ध्यान में रखें। इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, विपरीत एग्जाम्पल ले लो उसका, जैसे H2 प्लस O2, ऑक्सीजन हट रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो इस कंडीशन के अंदर भी ऑक्सीजन हट रही है, तो ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिए। अब इन दोनों ही अभिक्रियाओं को मिलाकर के एक रिएक्शन बनती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये तो याद रह जाएगी, अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटती है वह हाइड्रोजन जुड़ता है। एग्जाम्पल देख ले, H2O से H2 और O2 अलग अलग हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और O2 अलग अलग। अब आते हैं हमारे पास में रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये महत्वपूर्ण है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? अभी मैंने कहा अपचयन और उपचयन दोनों को अगर कॉमन कर दें तो वो रेडॉक्स बन जाती है, दोनों एक साथ हो तो उनको हम रेडॉक्स बोलते हैं। जैसे ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसको हम रेडॉक्स बोलते हैं। अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उसको रेडॉक्स बोलते हैं। देखिए आपके चैप्टर में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यह विशेष ये ध्यान में रखना है, अपचयन भी हुआ है और उपचयन भी हुआ है। तो देखें इस कंडीशन को देखते हैं हम, इस कंडीशन के अंदर यहां ऑक्सीजन थी, यहां ऑक्सीजन हट गई, ऑक्सीजन का हटने का मतलब क्या है? अपचयन। जबकि यहां ऑक्सीजन जुड़ी है, इसको बोलेंगे हम उपचयन। तो एक ही अभिक्रिया के अंदर अपचयन भी हुआ और उपचयन भी हुआ, इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स। प्रश्न यहां से आता है कि अपचयन किसका हुआ है, उपचयन किसका हुआ है, विशेष ये ध्यान में रखना है। तो यहां आप ये नहीं लिख सकते कि अपचयन लेड का हुआ है, नहीं, अपचयन किसका हुआ है? लेड ऑक्साइड का। अपचयन किसका हुआ? लेड ऑक्साइड का, पीबीओ। क्योंकि जिसके पास में पहले से ऑक्सीजन है उसी का अपचयन होगा, यहां से तो ऑक्सीजन हटी है यहां आने के बाद, यह विकारक है, ये उत्पाद है, तो घटनाएं तो विकारकों के साथ में ही होगी। घटनाएं किसके साथ में घटेंगी? दोनों ही अभिकारकों के साथ में। दूसरा, उपचयन किसके साथ में हुआ है? उपचयन हुआ है कार्बन का।
इसका हुआ है कार्बन का। ये महत्वपूर्ण है दोनों के दोनों पॉइंट। एक बार फिर बताता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसको हम रेडॉक्स बोलेंगे। विशेष ध्यान में रखें, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन है तो ये लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो यहां देखें अपचयन, क्योंकि लेड ऑक्साइड लेड में परिवर्तित हुआ है, तो जब लेड ऑक्साइड लेड में परिवर्तित हुआ है उस कंडीशन में उसका अपचयन हुआ है। दूसरा कार्बन है, कार्बन किस में बदला है, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो यहां ऑक्सीजन जुड़ी है, तो जुड़ी है इसका मतलब क्या है, उपचयन। ये विशेष ध्यान में रखेंगे। और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोनों ही। अपचयन किसका हुआ, लेड ऑक्साइड का, उपचयन किसका हुआ, कार्बन का। ये विशेष ध्यान में रखें। इसके अलावा इस लेसन के अंदर 2 पॉइंट और बचे आपके। एक है संघ क्षारण, तो देखिए संघ क्षारण क्या है। संघ क्षारण देखें, संघ क्षारण का मतलब है बेसिक, अगर हम देखें तो किसी भी पदार्थ के अंदर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोरोजन। तो संघ क्षारण का मतलब है कोई भी धातु है, अगर वो धातु कलर चेंज कर लेती है या उस पर कोई ऑक्साइड की परत आ जाती है तो उसको हम संघ क्षारण बोलते हैं उसका। ठीक, कई बार ये ऑक्साइड की परतें संघ क्षारण से बचाती है धातुओं को, जिससे ज्यादा और ऑक्साइड नहीं बना सके धातु, उसका संघ क्षारण नहीं हो सके। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास में निकल करके आता है, वो आता है लोहे पर जंग लगे। इस पर लोहे पर, अब पहले जब संतुलित किया था समीकरण, तो उस कंडीशन में मैंने बताया था एक पॉइंट आपको, जब भी लोहे पर जंग लगती है तो उस कंडीशन के भीतर जल गैस के रूप में काम में लिया जाता है। इसके रूप में काम में लेंगे, गैस के रूप में, यानी कि जलवाष्प के रूप में जल लिया जाता है। तो उस कंडीशन में ही लोहे पर जंग लगती है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, जब कोई धातु, जब कोई धातु जल, आर्द्रता, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, आदि के संपर्क में आती है, तो उस पर एक अलग रंग की परत का निर्माण होता है, अलग रंग की परत का निर्माण होता है। उसे हम संक्षारण बोलते हैं। जैसे जब कोई धातु है वो जल के संपर्क में आ जाए, अम्ल के संपर्क में आ जाए, नमी में आ जाए, आर्द्रता में आ जाए, तो इस कंडीशन के अंदर उस पर एक अलग ही रंग की परत बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं संक्षारण, कोरोजन। जैसे एग्जाम्पल लें, लोहे पर जंग लगना। सेकेंड एग्जाम्पल लें, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। तीसरा एग्जाम्पल लें तो कॉपर पर हरे रंग की परत जमना। देखिए लोहे पर अराउंड भूरे रंग की परत जमती है, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ती है, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ती है। ये संक्षारण के एग्जाम्पल हैं। विशेष ध्यान में रखें, चांदी पर जो काले रंग की परत होती है वो सल्फर के कारण होती है। किसके कारण होती है, सल्फर के कारण। सल्फर गैस की उपस्थिति में सिल्वर सल्फाइड का निर्माण होता है। चांदी पर किसका निर्माण होता है, सिल्वर सल्फाइड का। तो उस कंडीशन के अंदर काले रंग की परत बनती है। इसके बाद में लास्ट पॉइंट हमारे पास में इस चैप्टर का,
वो आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है विकृत गंधिता? तो हमारे पास में तेलीय या खाद्य सामग्रियां कोई भी होती है, जैसे तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री है, तो तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, और जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसमें एक अलग सी स्मेल या गंध आने लगती है, उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो देखें, जब तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो उसमें एक अलग ही गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। कहने का मतलब विकृत गंधिता, विकृत का अर्थ होता है यानी कि गंध के अलावा कोई गंध आने लग जाए, कोई दूसरी स्मेल आती है, तो उस कंडीशन के अंदर उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। ये घटना तेल या वसायुक्त, वसा का मतलब वसा का मतलब जैसे हम घी वगैरह है उसके अंदर या तेल के अंदर अगर कोई तली हुई खाद्य सामग्रियां हैं, जैसे आप चिप्स के पैकेट लेकर के आते हैं बाजार से, वो है, या फिर और भी कई तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्रियां होती है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर उसमें एक अलग गंध आने लगती है, जिसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसके अलावा इसकी अगर अलग डेफिनेशन और देखें, तो तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री होती है, उनका अपचयन हुआ है, उपचयन हुआ है। देखो, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने का मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है, और जुड़ेगी तो उनका उपचयन हुआ है। तो दूसरी परिभाषा बता दो, जब तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री का उपचयन होता है, तो जब तेल या वसायुक्त खाद्य सामग्री का उपचयन होता है, तो उस कंडीशन में उसमें एक अलग सी गंध आती है, जिसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता। अब इस विकृत गंधिता से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है पॉइंट, कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपने चिप्स का पैकेट देखा है सबने, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ती है, यानी कि जब तक उस चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस है, तब तक उसमें ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होता है। जब तक ऑक्सीजन या नमी का संपर्क नहीं होगा, उस कंडीशन के अंदर वो खाद्य सामग्री खराब नहीं होती है। तो ये एग्जाम्पल विशेष ध्यान में रखें, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? वो है नाइट्रोजन गैस। ये महत्वपूर्ण है। उम्मीद है यहाँ तक लगभग समझ में आया होगा। फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। इस लेसन के अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो छोटा हो, कंप्लीट करवा दिया गया पहला लेसन। अब आप कमेंट करके बताएं कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर
करवाने हैं या नहीं, अगर आप खुद कर लें क्वेश्चन आंसर तो मैं सेकंड लेसन स्टार्ट करूं। बाकी एक बार दोबारा रिपीट कर लें, महत्वपूर्ण ये है कि हर एक पॉइंट बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।